हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का चैप्टर 5 करने वाले हैं, जिसमें हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले के जो 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन माउंटेन्स और इंडियन प्लेट्यूज, ये सारे कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो वहाँ से आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आज हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी इंडिया में वेजिटेशन ग्रो करता है और कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारी इंडिया में रहती है, ठीक है। तो ये एक समरी वीडियो है जिसमें हम पेज टू पेज कवर करेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर रहेंगे। जो एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, तो वो सारे आपको समरी वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। मेरे चैनल का नाम आप याद रखिएगा, शिवी सिंघल। यहाँ पे तमिलनाडु की क्लास 11th एंड 12th की हिस्ट्री की भी समरी बनी हुई है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। इसमें क्या होगा, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की होंगी कि हमारे यहाँ पे ट्रीज भी होते हैं, बुशेस भी होती हैं, ग्रासेस भी होती हैं, वर्ड्स भी होती हैं, पार्क भी होते हैं, ठीक है। हमारे स्कूल के आसपास सब कुछ होता है। क्या ये सारे आर दे सिमिलर और देयर आर दी वेरिएशन, ये क्या सब एक जैसे होते हैं? इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग तरीके के बायोफॉर्म्स अवेलेबल है थ्रू आउट द कंट्री। देखो, हमारी कंट्री जो है एक वो ट्रॉपिकल कंट्री है, क्योंकि हमारी कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। इस वजह से सन की रेज सीधी पड़ती हैं, प्लस मानसून क्लाइमेट है, इस वजह से हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज में आता है। वर्ल्ड में टोटल टोटल तो बहुत सारी है, बट 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्री हैं, जिसमें से इंडिया भी एक है। मतलब इंडिया में भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत वैरायटी के प्लांट्स पाए जाते हैं और बहुत वैरायटी के एनिमल्स पाए जाते हैं। देखो, एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हम फौना बोलते हैं, और प्लांट्स की वैरायटी को हम फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम से कम 47,000 जो है वो प्लांट स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में, और इंडिया इसके वजह से 10th प्लेस पे है वर्ल्ड में, और 4th है एशिया में। एशिया में मतलब 4th नंबर पे आता है प्लांट स्पीसीज के नाम पर, ठीक है, प्लांट डाइवर्सिटी के नाम पर इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स है इंडिया में, जो 6% इन द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की इक्वल है। मतलब क्या हुआ, 47,000 प्लांट स्पीसीज है, जिसके वजह से हमारा इंडिया जो है वो 10th पोजीशन पे आता है वर्ल्ड में, और 4th पोजीशन में आता है एशिया में। क्लियर? उसके अलावा 15,000 फ्लावरिंग प्लांट है, जिसके वजह से 6% वर्ल्ड का टोटल मतलब वर्ल्ड में जितने टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है उसके 6% जो है वो इंडिया में पाए जाते हैं। कंट्री में बहुत सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं, जिनको हम फर्न बोलते हैं, एल्गे बोलते हैं, या फंगाई बोलते हैं। क्लियर? उसके बाद इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज है, किसकी? एनिमल्स की, ठीक है। मतलब फोना जो है वो 90,000 स्पीसीज पाई जाती है, और रिच वेराइटी ऑफ फिशेस भी पाई जाती है। फ्रेश वाटर फिशेस पाई जाती हैं, प्लस मरीन वाटर, क्योंकि हमारी इंडिया जो है वो मरीन वाटर या सी वाटर से सराउंडेड है, और फ्रेश वाटर हमारे यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं, लेक्स हैं, उसमें फ्रेश वाटर फिश पाई जाती हैं। इतना क्लियर है? नेचुरल वेजिटेशन जो है एक प्लांट की कम्युनिटी है, जहाँ पे नेचुरली जो प्लांट्स नेचुरली ग्रो होते हैं, जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ह्यूमन जाके उनको ग्रो नहीं करते, उनमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डालते, वो नेचुरली ही ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। और ऐसा वेजिटेशन जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, ह्यूमन उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम? वर्जिन वेजिटेशन। मतलब जितने भी फॉरेस्ट होते हैं जो अपने आप ग्रो होते हैं, वो कौन सा वेजिटेशन कहलाता है? वर्जिन वेजिटेशन कहलाता है, ठीक है। Thus cultivated crops and the fruits and the orchards from the part of vegetation not natural vegetation। मतलब हम जो क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, ऑर्चिड्स को कल्टीवेट करते हैं या वेजिटेशन को कल्टीवेट करते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता है। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो अपने आप ग्रो करता है, ठीक है। तो ये जो हम क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आता है।
अब द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन आर नोन एज द एंडेमिक और इंडिजिनस स्पीसीज, बट दोज विच हैव कम फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया आर टर्म्ड एज द एक्सोटिक प्लांट्स। देखो क्या होता है, वर्जिन वेजिटेशन जो प्योरली इंडिया में ही ग्रो किया है, अपने आप ग्रो किया है, उसको यहाँ का एंडेमिक बोलेंगे। एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर एरिया में कोई चीज है उसको हम एंडेमिक बोलते हैं। या फिर इंडिजिनस स्पीसीज मतलब यहाँ की ही है, यहीं पर मिलेगी, उसको क्या बोलते हैं, इंडिजिनस स्पीसीज बोलते हैं। देखो आपको पता होगा कि अभी क्या चल रहा है, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। पेंडेमिक मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंडेमिक मतलब पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग। देखो जैसे कि कोविड है, ठीक है, कोविड अगर सिर्फ इंडिया में ही फैलता है तो इसको क्या बोलते हैं, एंडेमिक टू इंडिया, ठीक है। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। क्या बोलते हैं, पैंडेमिक बोलते हैं। क्लियर। अभी इंडिजिनस स्पीसीज या एंडेमिक एक ही चीज है। इंडिजिनस मतलब पर्टिकुलर उसी जगह पर ग्रो की है। और अगर हम कोई प्लांट्स बाहर से लेके आते हैं, इंडिया के बाहर से आते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोटिक प्लांट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सोटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने एक बता ही दिया है, फ्लोरा मतलब क्या होता है, प्लांट्स होता है। देखो इसको बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, फ्लोरा क्या है, फौना क्या है। देखो फ्लोरा मतलब फ्लावर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब फ्लावर मतलब प्लांट्स में आते हैं, तो फ्लोरा मतलब प्लांट्स। और बाकी बचा कौन सा, फौना। तो फौना कौन होते हैं, जो स्पीसीज के एनिमल्स, एनिमल्स की स्पीसीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फौना बोलते हैं, ठीक है। तो हमारी इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा एंड फौना किंगडम की। और ये जो होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो है, पहला जो फैक्टर है वो है रिलीफ फैक्टर। रिलीफ फैक्टर मतलब लैंड एंड सॉइल की वेराइटी, कैसा लैंड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कैसी टाइप की सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। लैंड जो होता है वो नेचुरल वेजिटेशन को बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। कैसे, देखो हर टाइप का वेजिटेशन हर लैंड पे नहीं होता है। देखो माउंटेनियस एरिया में अलग टाइप का वेजिटेशन होगा, प्लेट्यू में अलग टाइप का होगा, प्लेन एरिया में अलग होगा, ड्राई रीजन में अलग टाइप का वेजिटेशन होगा, और वेट एरिया में अलग टाइप का वेजिटेशन होता है, ठीक है। माउंटेनियस एरिया में जैसे कि कोनीफेरस ट्रीज हमको मिलते हैं, इस टाइप के ट्रीज हमको मिलते हैं देखने के लिए माउंटेनियस रीजन में, ठीक है। अगर हम डेजर्ट वाले एरिया में जाएंगे तो हमको कैसा मिलता है, कैक्टस जैसा, जैसे प्लांट्स मिलते हैं जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है। तो ड्राई एंड वेट रीजन में, प्लेट्यू में अलग मिलता है, प्लेन एरिया में अलग तरह का वेजिटेशन मिलता है। तो लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हमारा नेचुरल वेजिटेशन। क्लियर। जो नेचर होता है लैंड का वो इन्फ्लुएंस करता है टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये बता दिया। फर्टाइल लेवल जो होता है वो एग्रीकल्चर के लिए डिवोटेड होता है, मतलब एग्रीकल्चर वहां ज्यादा होगा जहां का फर्टाइल लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। अनड्यूलेटिंग लैंड और रफ टेरेस जो होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड्स और वुडलैंड्स ही डेवलप हो पाता है। क्योंकि देखो जो रफ टेरेन होता है ना, वहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाते, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए हमको बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो उन जगह पे सिर्फ जो अनड्यूलेटिंग लैंड या रफ टेरेन होता है ना, वहाँ सिर्फ ग्रासलैंड और वुडलैंड्स ही डेवलप होते हैं। और वो शेल्टर देते हैं वेराइटी ऑफ दी वाइल्ड लाइफ को। क्या करते हैं, शेल्टर देते हैं वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ को। चलो नेक्स्ट है हमारा सॉइल। सॉइल ऑल्सो वेरी ओवर स्पेस। अब सॉइल्स क्या करते हैं, ये स्पेस के ऊपर वेरी करते हैं। कैसे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल होती है उसको हम कॉटन सॉइल कहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करती है। फिर आसाम वगैरह में टी का प्लांटेशन होता है, कश्मीर में केसर का प्लांटेशन होता है। तो अलग अलग टाइप की सॉइल जो होती है वो अलग अलग तरह का वेजिटेशन हमको प्रोवाइड करती है। जो सैंडी सॉइल होती है डेजर्ट का, वो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस को ही सपोर्ट कर पाती है। जबकि वेट और मार्शी या डेल्टाइक सॉइल जो होती है वो मैंग्रोव्स को सपोर्ट कर जाती है, डेल्टाइक वेजिटेशन को सपोर्ट कर जाती है। और हिल स्लोप्स जो होती है उसमें थोड़ मतलब बहुत पतली लेयर होती है सॉइल की, इस वजह से वहां पे कौन से ट्रीज उगते हैं, कॉनिकल ट्रीज उगते हैं, ठीक है। और एक और जगह अगर आप मुझे बताएंगे, जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, आसाम में टी का प्लांटेशन क्यों होता है, बाकी जगह क्यों नहीं होता है। आसाम ही क्यों ऐसी प्लेस है जहाँ पे टी का प्लांटेशन होता है, या माउंटेन वाले एरिया में ही टी का प्लांटेशन क्यों किया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसका नहीं आएगा तो इसका आंसर मैं आपको, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड होगा वो कमेंट कीजिएगा, जिसको आंसर जानना है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करूंगी सेम कमेंट बॉक्स में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है जो नेचुरल वेजिटेशन को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा वो है वहां का टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेजिटेशन कम होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अलग अलग सूटेबल क्लाइमेट होते हैं, उसके हिसाब से जो होता है वो वेजिटेशन ग्रो करता है। ओके।
देखो वेजिटेशन को टेम्परेचर कैसे डिटरमाइन करेगा, देखो टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, साथ में प्रेसिपिटेशन कितना है और सॉइल कैसा है, ये सब डिसाइड करेंगे कि किस टाइप का वेजिटेशन होगा। जो हिमालय के स्लोप्स हैं या हिल्स हैं पेनिनसुला का, वहां पे हाइट जो होती है वो कितनी होती है 915 मीटर्स तक की, उससे या उससे ज्यादा या उससे कम होती है। क्लियर। और जैसे ही हम हिल मतलब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां का जो टेम्परेचर होता है ना, वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है, इस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो इस वजह से जब हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर फॉल होता है, इसकी वजह से वेजिटेशन और उसका ग्रोथ अलग होता है। ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट जोन में आ जाता है या अल्पाइन वेजिटेशन हो जाता है। अल्पाइन वेजिटेशन मतलब वहां पे वेजिटेशन कम होता है, ठीक है। जहाँ ज्यादा ठंडा होता है वहां पे वेजिटेशन अलग टाइप का पाया जाता है। देखो वेजिटेशन जोन्स आप देख लीजिए। पहला है हमारा, सॉरी एक सेकेंड, ट्रॉपिकल वेजिटेशन। ट्रॉपिकल वेजिटेशन में जो टेम्परेचर होता है वो अबव 24 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और जनवरी में 18 डिग्री सेंटीग्रेड के अबव रहता है और फ्रोस्ट नहीं होता है। सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है 17 से 24 के बीच में रहेगा, 10 से 18 ठंडी में रहेगा और फ्रोस्ट जो होता है बहुत रेयर होता है। टेम्परेट जोन में 7 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है विंटर में, और फ्रोस्ट रहता है और कभी कभी स्नो भी होती है। अल्पाइन वेजिटेशन में -7 डिग्री से कम टेम्परेचर रहता है और विलो माइनस मतलब सॉरी नॉट -7, 7 डिग्री से कम टेम्परेचर रहेगा और विलो -1 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा विंटर सीजन में। तो यहाँ पर हमेशा स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। अब देखो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट अल्पाइन, ये तो आपको पता ही होगा, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, ये सारा कौन सा रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है। इसके ऊपर कौन सा आएगा, सब ट्रॉपिकल रीजन आएगा 66.5 डिग्री तक। उसके बाद हमारा जो आता है वो कौन सा रीजन आता है, टेम्परेट रीजन आता है या पोलर रीजन आता है। तो ये सारे आपने क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए भी वीडियोस अवेलेबल हैं। क्लियर। चलिए, और क्लाइमेटिक कंडीशन का भी इसके पहले वाला जो चैप्टर है आपको है ना, क्या करना है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको क्लास 6 से लेके 10th तक की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना है। तो उनको क्लास 6 से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंडियन की ज्योग्राफी पढ़ना है तो आप इंडिया के लिए क्लास 9 स्टार्ट करें, ऐसा मत करिएगा। क्लास 6 से करेंगे ना तो आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इक्वेटर कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, अर्थ का रोटेशन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से सीखने को मिलेंगी। जो बच्चे अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो क्लास 6 के एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। क्लियर। चलो, दूसरा जो रीजन है वेजिटेशन को अफेक्ट करता है वो होता है फोटो पीरियड, मतलब कितने टाइम के लिए सनलाइट आती है। सनलाइट जो होती है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट आती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, अर्थ जो है वहां पे अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग सन रेज आती है। जो ट्रॉपिकल एरिया है वहां पे सन की रेज सीधी गिरती है, उसके बाद जो पोलर रीजन है वहां पे सन की रेज अलग गिरती है। तो फोटो पीरियड अलग अलग होता है, तो लैटिट्यूड में अलग होता है, एल्टीट्यूड में अलग होता है और ड्यूरेशन ऑफ द डे भी अलग होता है अर्थ की रोटेशन की वजह से। कहीं पे पूरे मतलब इक्वेटर वाला जो रीजन है वहां पे इक्वल डे इक्वल नाइट होती है, फिर इक्वेटर से हम पोल की तरफ जाएंगे तो डे टाइम और नाइट टाइम में डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट होता है वहां पे ट्रीज जो होती है फास्टर ग्रो करती हैं। इस वजह से समर में जो ट्री होती है वो ज्यादा ग्रो करेंगी। क्यों? क्योंकि समर में सनलाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो ग्रोथ फैक्टर भी ट्रीज का क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वैसे तो फाइंड आउट करना है पर मैं बता देती हूँ। वाई आर दी सदर्न स्लोप्स इन द हिमालयन रीजन कवर्ड विद द थिक वेजिटेशन कवर एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द सेम हिल्स। मतलब क्या है, देखो ये जो हमारा ऐसे हिमालयन माउंटेन है, इसका इधर वाला पोर्शन साउथ है और पीछे वाला जो पोर्शन है वो नॉर्थ है। तो सदर्न वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा वेजिटेशन कवर है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न पोर्शन। सदर्न पोर्शन में से ही हमारी गंगा निकलती है, नॉर्दर्न पोर्शन में से हमारी इंडस रिवर और सतलज रिवर निकलती है। हमने रिवर सिस्टम में देखा था। क्लियर। अब देखो क्या होता है सदर्न पोर्शन में, क्या होता है, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था क्लाइमेट वाले में कि क्या होता है, मॉनसूनल विंड्स आती है जो हिमालय से टकराती हैं और वहां पे क्या लेकर आती है, रेनफॉल लेकर आती है। तो इस वजह से यहाँ पर रेनफॉल होने की वजह से क्या है, वेजिटेशन अच्छा है। जबकि नॉर्दर्न साइड में सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती है, ठंडी हवाएं आने की वजह से ड्राई वेदर रहता है नॉर्दर्न वाली साइड पे। वेजिटेशन इस वजह से नॉर्दर्न साइड में कम है एज कम्पेयर टू द सदर्न साइड। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो, नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन इफेक्ट करता है वो है हमारा ये वाला
पर्सिपिटेशन मतलब क्या होता है, जब वाटर का वेपराइजेशन होता है उसके बाद वो कंडेंस होता है, उसके बाद क्लाउड्स फॉर्म होता है, उसको हम पर्सिपिटेशन कहते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट जो एंटायर रेनफॉल होता है वो एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून से आता है। आपने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा है, एडवांसिंग साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, जून से सितंबर तक ये आता है। फिर रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है, जिसके वजह से हेवी रेनफॉल होता है, सॉरी, एंड रिट्रीटिंग मानसून, ये दो मानसून आते हैं, एक एडवांसिंग मानसून आता है, एक मानसून रिट्रीट होता है, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून के वजह से तमिलनाडु में विंटर सीजन में बारिश होती है। अब जहाँ एरियाज हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहां ज्यादा डेंस वेजिटेशन पाया जाता है एज कम्पेयर टू जहाँ पे कम रेनफॉल होता है। ऑब्वियसली बात है कि जहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होगा वहाँ हैवी वेजिटेशन पाया जाता है। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कहाँ पे ज्यादा हैवी वेजिटेशन होता है, कहाँ पे हैवी रेनफॉल ज्यादा होता है। तो एक तो वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून हिट करता है, इस वजह से बहुत ज्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेट 400 सेंटीमीटर रेनफॉल मिलता है। दूसरी ब्रांच जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट साइड में हिट करती है, तो वहां पे भी वेजिटेशन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। और वहां पे आपको कितना वेजिटेशन, 400 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होता है, तो वहां पे भी आपको अच्छा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट ये पूछ रहा है, व्हाई आर द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स कवर्ड विद द थिक फॉरेस्ट एंड नॉट द ईस्टर्न स्लोप। अब ये क्यों होता है? हमने देखा था कि जो ईस्टर्न स्लोप है वो किधर आएगा, लीवर डायरेक्शन में आएगा, मतलब कि सारी जो विंड्स है, मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जो होती है वो इधर वाली साइड ही बारिश कर देंगी माउंटेन से टकरा के। तो पीछे वाले, जब वो पीछे की साइड मूव करेंगे तो उनमें मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा, इस वजह से ये वाला जो एरिया है मतलब ईस्टर्न स्लोप जो है वो इसका क्या रह जाएगा, ड्राई रह जाएगा। आपको पता है इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। बहुत सारे बच्चों को जो कंफ्यूजन है तो मैं बता देती हूँ। तो वेस्टर्न साइड में तो अच्छा थिक फॉरेस्ट होगा और ईस्टर्न साइड में नहीं होगा, यही एक रीजन है, क्योंकि वो लीवर्ड साइड पे आएगा। कौन सी साइड पर आएगा? लीवर्ड साइड पर आएगा, इस वजह से। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, हैव यू एवर थॉट एज टू व्हाई फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट? क्योंकि फॉरेस्ट से हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं, फॉरेस्ट से हमको रेन्यूएबल रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। और ये क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करते हैं। कैसे करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेंगे और फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लोकल क्लाइमेट को मॉडिफाई करने का काम करता है, सॉइल इरोजन से बचाते हैं, क्योंकि जो मिट्टी की जो हमारी ट्रीज की रूट्स होती है वो मिट्टी को क्या करती है, बांध के रखती है। तो जब भी हवा या फिर बहुत हैवी रेनफॉल होगा तो सॉइल इरोजन से बनाई बचाएगी। रेगुलर स्ट्रीम फ्लो करती है। वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, जैसे पेपर इंडस्ट्री हुआ उसके लिए पेपर पल्प आएगा, फर्नीचर इंडस्ट्रीज के लिए वुड कहाँ से आएगा, यहीं से आता है, हमारे फॉरेस्ट एरिया से होता है। फिर बहुत सारी जो कम्युनिटीज होती है उनकी लाइवलीहुड प्रोवाइड करती हैं। अदर पैनोरामिक और सीनिक व्यूज हमको देती है, क्योंकि हम क्या होता है फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं तो हमको बहुत सारे सीनिक व्यूज देखने को मिलते हैं, तो उसके वजह से टूरिज्म भी बढ़ता है। क्लियर? और ये क्या करती है, विंड फोर्सेस को भी कंट्रोल करती हैं एंड टेम्परेचर को भी कंट्रोल करेगी, और इसकी वजह से रेन्स लेकर आती हैं। क्या होता है कि जो जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया होता है ना वहाँ पे रेन वो इजीली रेन कर पाते हैं। क्या होता है, क्लाउड्स जो होते हैं उनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, तो वो इजीली रेनफॉल लाने में भी काम करती हैं। कहाँ पे? फॉरेस्ट एरिया। और फॉरेस्ट एरिया से पास से अगर आप देखो, आप अगर किसी सिटी में भी रह रहे हो ना, अर्बनाइजेशन भी हो गया है, तो अगर आप वहां पे किसी एरिया में जा रहे हो जहाँ पे यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रीज है, फिर यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत खाली एरिया आएगा जहाँ बिल्डिंग नहीं बनी हुई, ट्रीज लगे हुए हैं। तो जब आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पर जहाँ ट्रीज लगे हैं वहां आपको ठंडा फील होगा। फिर वहां से अगर जहाँ बिल्डिंग्स बनी है वहां जाएंगे ना तो आपको गर्म फील होगा, क्योंकि जो कंक्रीट होती है ना वो हीट एमिट करने का काम करती है, जबकि जो ट्रीज होते हैं ना वो हीट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। क्लियर है? तो ये क्लाइमेट को भी कंट्रोल करते हैं, जो फॉरेस्ट एरिया होता है ना वो हमारे क्लाइमेट को भी कंट्रोल और कूल रखने का काम करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे हम देखें, उसके अलावा ह्यूमस टू द सॉइल एंड सॉरी, ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ठीक है। उसके बाद शेल्टर प्रोवाइड करते हैं वाइल्ड लाइफ को, क्योंकि सारे जो एनिमल्स होते हैं वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं। इंडिया का नेचुरल वेजिटेशन जो है वो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ग्रोइंग डिमांड्स फॉर द कल्टीवेबल लैंड। अब क्या होता है हमारे यहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड की ज्यादा, एग्रीकल्चर ज्यादा करना है लोगों को तो फॉरेस्ट को कट कर देते हैं। इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करना है तो उसके लिए भी फॉरेस्ट कट कर देते हैं। अगर कहीं पे माइन मिल गई तो उसके ऊपर फॉरेस्ट है तो उसको भी कट कर दिया जाता है। अर्बनाइजेशन के लिए मतलब नई नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही है उसके लिए कट किया जाता है। ओवर ग्रेजिंग करना है पेस्चर्स का तो उसमें भी क्या होता है, इसको फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ सबसे इजी वे लगता है लोगों को फॉरेस्ट को कट कर देना, ठीक है। फिर आपने वन महोत्सव जो होता है हर किसी के स्कूल और लोकल
लोकेलिटी में सेलिब्रेट करते हैं जहाँ पे सेपलिंग्स को ग्रो किया जाता है। मतलब सेपलिंग्स क्या होता है, जब ट्री जो होता है वो अपनी बहुत अर्ली स्टेज में होता है, उसको हम सैपलिंग बोलते हैं। उनको ग्रो करने के लिए उनको क्या किया जाता है, जमीन में लगाया जाता है, धरती में लगाया जाता है, उसके बाद वो ट्री की फॉर्म में ग्रो होता है, उसको हम सैपलिंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो वन महोत्सव बनाया, सेलिब्रेट किया जाता है जिसमें सैपलिंग्स को ग्रो किया जाता है। अब वेजिटेशन कवर जो है इंडिया का, वो इज नो मोर नेचुरल इन द रियल सेंस। मतलब इंडिया का जो लार्ज पार्ट है वहां पे ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन नहीं है। जो हमने पहले देखा था वर्जिन वेजिटेशन नहीं है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है। कुछ इनएक्सेसिबल रीजंस है, वहां पर ही सिर्फ ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, तो वहां का जो वेजिटेशन है वो वर्जिन वेजिटेशन या नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। जैसे कि हिमालयाज में हुआ, हिली रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया में हुआ, मरुस्थल वाले एरिया में हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो वेजिटेशन मिलता है वो अपने आप ही ग्रोन हुआ है। ठीक है, और कुछ जगह पे ह्यूमन का ऑक्यूपेंसी है, तो ऑक्यूपेंसी ने वो जो नेचुरल वेजिटेशन है उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। अब आपको बार ग्राफ स्टडी करने हैं फिगर नंबर 5.1 में। पहला, नेम द स्टेट हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। कौन सा स्टेट है जिसका मैक्सिमम एरिया जो है फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है, तो वो है मध्य प्रदेश। अगर हम एरिया वाइज देख रहे हैं, परसेंटेज वाइज देखेंगे तो मिजोरम जो है वहां का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर आता है। नेम द यूनियन टेरिटरी हैविंग द मिनिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप जो है वहां पे सबसे कम फॉरेस्ट एरिया का कवर है, क्योंकि वो कोरल आइलैंड है तो ज्यादा फॉरेस्ट नहीं है। अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर है एज कम्पेयर टू द लक्षद्वीप। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज 21.05%। ये आपको याद रखना है, इंडिया में कितना फॉरेस्ट कवर है, पूरे इंडिया में 21.05% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। अब आप देखो स्टेट और यूटी का एरिया इन द परसेंटेज वाइज देखेंगे तो किसका ज्यादा है, मिजोरम का सबसे ज्यादा है। ये देखो बार ग्राफ में सबसे ज्यादा 90% के अप्रोक्स 92% आई थिंक वो मिजोरम का सबसे ज्यादा है। क्लियर? अच्छा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी देख लीजिए, इसमें भी काफी ज्यादा है इसका भी फॉरेस्ट कवर। उसके अलावा लक्षद्वीप का भी ज्यादा है, सॉरी लक्षद्वीप का भी ज्यादा है आई थिंक, शायद एक सेकेंड। ओके देखो लक्षद्वीप का भी ज्यादा है, दमन एंड दीव का बहुत कम है। ओके, लेकिन देखो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक चीज, पंजाब, ये पंजाब को देखिए, पंजाब में सबसे कम एरिया में फॉरेस्ट है, क्योंकि पूरा अधिकतर जो लैंड है वहां पे क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। पूरा का पूरा स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर पे ज्यादा बेस्ड है। पंजाब एंड हरियाणा में दोनों जगह एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो फॉरेस्ट कवर बहुत कम है। जितना फॉरेस्ट एरिया था उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया है इस वजह से। यूपी बिहार में पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे भी फॉरेस्ट कवर है। यूपी में भी कम होगा क्योंकि यहाँ पे भी एग्रीकल्चर ज्यादा किया जाता है। क्लियर? तो ये आपको देखनी है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2014 13 एंड 14 की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। किस किस टाइप का वेजिटेशन जो है वो इंडिया में पाया जाता है। मेन 5 टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन मतलब क्या है, ऐसी जगह पे ये ग्रो करेगा जहां पे रेनफॉल ज्यादा होगा, तो एवरग्रीन रहेगा। दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस, मतलब यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होता है, ना तो बहुत ज्यादा होता है ना बहुत कम होता है, वहां डेसिडियस फॉरेस्ट आएगा। फिर आएगा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड दी स्क्रब्स, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होगा, जैसे डेजर्ट वाले एरिया में वहां पे थॉर्नी फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। फोर्थ टाइप का फॉरेस्ट है, इसको हम बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट मतलब जो माउंटेन्स पे ग्रो होगा उसको हम माउंटेन फॉरेस्ट बोलेंगे। फिफ्थ टाइप का जो है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब जो क्या होता है, ओशियन और फ्रेश वाटर, ओशियन के कोस्ट पे मिलता है हमको, कोस्टल एरिया में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिलता है। देखो ये जो टाइप ऑफ वेजिटेशन किस पे डिपेंड करता है, इंडिया में जैसे रिलीफ फीचर है वैसे। ठीक है, इंडिया में रेनफॉल ज्यादा होता है वहां के लिए अलग है, कम रेनफॉल होता है उसके लिए अलग है। तो जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है, माउंटेन एरिया है तो वहां पे अलग होगा, कोस्टल एरिया है तो वहां पे अलग होगा। तो अलग अलग लैंडफॉर्म की वजह से अलग अलग तरह का वेजिटेशन हमारे इंडिया में देखने को मिलता है। ओके तो पहले हम देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे होता है। देखो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का आप ये फोटो देखिए, इसमें क्या होगा, देखो नीचे जो होती है वो श्रब की लेयर है, मतलब नीचे श्रब्स होती हैं। ठीक है, ये इस टाइप के जो छोटे पेड़ होते हैं जिनकी हाइट 1.5 मीटर्स के होती है, 5 मीटर्स तक की होती है। नीचे जो छोटे छोटे ग्रास लैंड है उनको 1.5 मीटर की होगी। उसके बाद यंग ट्रीज हो गए जो 20 मीटर्स तक के होंगे। कैनोपी लेयर, कैनोपी लेयर मतलब ये जो ट्री का कवर होता है ना, ट्री का कवर, ट्री के जो ब्रांचेस
ट्रीज होती है वो कवर बना लेती है, उसको कैनोपी लेयर बोलते हैं, 40 मीटर्स तक आपको मिलती है। उसके बाद इमर्जेंट लेयर मिलती है, और मैक्सिमम हाइट जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है ट्रीज की, 60 मीटर्स तक पहुंच जाती है। कहाँ पर? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ये वहां पर ही पाए जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेंगे, या ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड में आपको मिलेंगे, अंडमान निकोबार में मिलेंगे, अपर पार्ट्स ऑफ आसाम एंड तमिलनाडु कोस्ट पर आपको देखने को मिल सकते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन। एवरग्रीन से आप हमेशा याद रखिए जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होता है, अगर आपने क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ा है और उसके हिसाब से आपको पता है कि कहाँ कहाँ रेनफॉल ज्यादा होता है, तो वहां वहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये वहां पर ज्यादा होते हैं जहाँ मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है, मतलब ड्राई सीजन जो होता है वो कम होता है, रेनफॉल ज्यादा होता है। इनकी जो हाइट है वो अप टू 60 मीटर्स और इवन उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये कहाँ पे होते हैं? द रीजन इज द वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे वार्म और वेट रहता है, ईयर पूरे ईयर में वार्म और वेट क्लाइमेट रहता है। इस वजह से यहाँ पे लग्जूरियंट वेजिटेशन दिखता है। कैसा? ट्रीज भी दिखते हैं आपको, श्रब्स भी दिखेंगे आपको, क्रीपर्स भी दिखेंगे, और मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता ट्रीज का कि वो अपनी लीव्स को क्या करें, शेड करें। इस वजह से ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा कैसे दिखते हैं? एवरग्रीन दिखते हैं, मतलब ग्रीन दिखते हैं, मतलब इनका ये कोई सीजन नहीं आता जिसमें ये अपनी लीव्स को शेड कर सके। इस वजह से इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। देखो ये वाला आप डायग्राम देख सकते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और कहाँ पे आपका नॉर्मल फॉरेस्ट मिलेगा आपको। ओके, देखिए इसमें आपको क्लियरली मेंशन है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन मतलब डार्क ग्रीन कलर का। एक सेकंड, देखिए ये डार्क ग्रीन कलर मतलब यहाँ पर वेस्टर्न घाट में, और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट जो है वहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन मिलेगा। फिर ट्रॉपिकल डेसिडियस जो है वो आपको मिड एरिया में मिलेगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ मिल जाएगा। माउंटेन फॉरेस्ट मतलब माउंटेन वाले एरिया में आपको मिल जाएगा, यहाँ माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट कोस्टल एरियाज में मिलेगा, ये कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। और थॉर्नी वेजिटेशन जो है आपको वेस्टर्न राजस्थान और वेस्टर्न गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, ये तो मैप हो गया। इसके अब आगे हम देखेंगे सम द कमर्शियल। देखो हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसमें कुछ कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज होती हैं जैसे कि इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना। ये सारी कहाँ पर निकलती है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। आपको इनका नाम याद रखना है कौन कौन सी होती है। आप चाहे तो ऐसे नोट्स बना सकते हैं इन सारे फॉरेस्ट का। ट्रॉपिकल एवरग्रीन डाल लिया कहाँ पर? जहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है वहां पर। कौन कौन से एरिया में? तो आसाम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स, इन सब जगह पे ये ग्रो करते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रीज होती है? तो इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर एंड सिंचोना। तो इससे आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन एनिमल्स कौन कौन से मिलते हैं इस फॉरेस्ट में? तो एलिफेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, मंकी, लेमूर और डियर आपको देखने को मिलेंगे। वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो एक आसाम और वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वर्ड्स, बैट्स, स्लोथ और स्कॉर्पियन, स्नेल्स, ये सब भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आपको मेनली कैसे कैटेगराइज करना है? पहला आपको देखना है रेनफॉल, कितना सेंटीमीटर रेनफॉल में ये ग्रो करते हैं। फिर कौन से स्टेट्स में ये ग्रो करेंगे जहाँ पे ज्यादा रेनफॉल होगा। तीसरा आपको देखना है कि ये लीव्स के शेड करने का टाइम कौन सा है। चौथा आपको देखना है कि कौन से ट्रीज इंपॉर्टेंट है। और पांचवा आपके लिए एनिमल्स। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमल्स जो है वो यहाँ पर ग्रो करेंगे। तो ये आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पूरे नोट्स बन जाएंगे। नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इन सारे फॉरेस्ट एरियाज में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट होता है वो हमारी इंडिया में वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर ये जो फॉरेस्ट होता है वो 200 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर रेनफॉल में, और हमारे यहाँ पे ये इस रेंज में रेनफॉल ज्यादा एरिया कवर करता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और ये 200 से 70 सेंटीमीटर तक रेनफॉल जहाँ होता है वहां पे ग्रो करते हैं। इस टाइप के जो ट्रीज होते हैं वो फॉरेस्ट जो होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं अबाउट 6 to 8 वीक्स इन द ड्राई समर। ड्राई समर का जब टाइम आता है तो ये अपनी लीव्स एक साथ शेड कर देते हैं, तो उसको हम ऑटम सीजन भी बोलते हैं या फिर पतझड़ का सीजन भी बोलते हैं। उस टाइम भी अपनी लीव्स शेड कर देते हैं, तो ये ग्रीन नहीं दिखते, तो डेसिड्यूस दिखते हैं। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है, ये फॉरेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक मॉइस्ट डेसिडियस होता है और एक ड्राई डेसिडियस
डेसिडियस होता है। मॉइस्ट डेसिडियस जो फॉरेस्ट होता है वो 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले एरिया में एग्जिस्ट करता है, मोस्टली जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वहां पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसके अलावा फुटहिल्स ऑफ द हिमालय में, और झारखंड, वेस्ट उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वाले एरिया में मॉइस्ट डेसिडियस आएगा, क्योंकि वहां पे जो रेनफॉल होता है वो 200 से 100 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि हमने क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्ट से विंड्स किधर की साइड, वेस्ट की तरफ ब्लो करेंगे, तो ये सारे जो एरिया है वो 200 से 100 सेंटीमीटर वाले एरिया में आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो ईस्टर्न स्लोप ऑफ दी वेस्टर्न घाट में भी ये आपको मिलेगा, कैसा, मॉइस्ट डेसिडियस, मतलब डेसिडियस तो है लेकिन रेनफॉल थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से मॉइस्ट है। क्लियर। चलिए इधर कौन कौन से ट्रीज जो डोमिनेंट स्पीसीज एंड ट्रीज की, तो वो है बैम्बूज, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबरी जो है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट ट्रीज है मॉइस्ट डेसिडियस की। ठीक है, चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है ड्राई डेसिडियस। हमने ट्रॉपिकल डेसिडियस के दो पार्ट देखे, एक तो मॉइस्ट डेसिडियस और दूसरा ड्राई डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस में आपका रेनफॉल जो होगा वो 100 से 70 सेंटीमीटर के बीच में होगा, और ये जो फॉरेस्ट है वो अधिकतर रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाएंगे, जहाँ पे पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वहां पे ये पाए जाएंगे। उसके अलावा प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश में ये पाया जाएंगे। ओपन स्ट्रेचेस में ये यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं, टीक, साल, पीपल एंड नीम जो होते हैं वो ज्यादा ग्रो होते हैं। इंडिया का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर दिया गया है, और कुछ पार्ट जो है वो ग्रेजिंग के लिए रखा जाता है ड्राई डेसिडियस का। ड्राई डेसिडियस वाला जो अधिकतर पार्ट है वो क्लियर कर दिया गया है कल्टीवेशन के लिए, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो ग्रेजिंग के लिए यूज किया जाता है। इस फॉरेस्ट में जो कॉमन एनिमल्स मिलते हैं वो है लायन, टाइगर, पिग, डियर और एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी वर्ड्स भी मिलती हैं, लिजार्ड्स भी मिलते हैं, स्नेक्स भी मिलते हैं और टॉर्टोइजेस भी मिलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, पहला हमने कौन सा पढ़ लिया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है वहां पाए जाते हैं। दूसरा हमने देखा ट्रॉपिकल डेसिडियस, जिसके हमने दो वेराइटी देखी, एक मॉइस्ट डेसिडियस और एक ड्राई डेसिडियस। मॉइस्ट डेसिडियस जहाँ पे 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। ड्राई डेसिडियस ऑब्वियसली कम रेनफॉल होगा इसलिए ड्राई है, तो 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के बीच में ये पाया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा थॉर्नी फॉरेस्ट, ये तो आपको नाम से ही क्लियर है, थॉर्न फॉरेस्ट मतलब कि आपका डेजर्ट वाले एरिया में ये आपको मिलेगा। एक सेकेंड, ठीक है, तो ये उस रीजन में पाया जाता है जहाँ पे लेस देन 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन होगा उसमें थॉर्नी ट्रीज आएंगी या फिर बुशेस आएंगी। ये जो वेजिटेशन होता है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री मिलता है, क्योंकि हमने क्लाइमेट में देखा था कि वेस्टर्न साइड में जाती है विंड्स तो उनका मॉइस्चर पूरा खत्म हो जाता है, तो वहां पर बहुत कम बारिश होती है। इस वजह से जो सेमी एरिड एरियाज है गुजरात के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, वहां पर आपको ये सारा वेजिटेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो मेन ट्रीज मिलेंगे वो मिलेंगे अकाशिया, पाम ट्रीज मिलेंगे, यूफोबोरबियस मिलेंगे, कैक्टस भी इनको बोलते हैं, वो मिलते हैं। ठीक है, ये मेन प्लांट स्पीसीज है। यहाँ पे ट्रीज जो होती है वो स्कैटर्ड होती हैं, और ज्यादा रूट्स जो होती हैं वो डीप में पेनिट्रेट करके जाते हैं, जिससे कि वो मॉइस्चर ले सके, क्योंकि ऊपर तो आपको ड्राई मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, इस वजह से वहां पे आपको पानी नहीं मिलेगा। तो मॉइस्चर के लिए ये जो ट्रीज होती है इनकी जो रूट्स होती है वो नीचे जाती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर को खींच सके। ठीक है, और जो उनका स्टेम होता है वो कैसा होता है, सक्यूलेंट होता है टू कंजर्व द वाटर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्लैशी होता है, इसकी वजह से मॉइस्चर को क्या कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। ये जो इसमें जो लीव्स होती है वो मोस्टली थिक होती हैं और स्मॉल होती है, जिसके कारण मिनिमाइज इवेपोरेशन हो, मतलब इवेपोरेशन जो हो कम से कम हो। ये जो फॉरेस्ट होता है वो थॉर्न फॉरेस्ट बोलते हैं या स्क्रब्स बोलते हैं इन एरिड एरियाज में। ये जो फॉरेस्ट है यहाँ के कॉमन एनिमल्स कौन कौन से हैं, रेड्स आपको देखने को मिलेंगे, माइस देखने को मिलेंगे, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लायन, वाइल्ड एस, हॉर्सेस एंड कैमल्स आपको देखने को मिलेंगे। हॉर्सेस एंड कैमल्स तो हमको देखने को मिलते हैं डेजर्ट एरिया में, लाइन भी आपको देखने को मिलेंगे, रैट्स, माइस, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है थॉर्नी फॉरेस्ट में। चलिए ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में कैसी ट्रीज हैं, ग्रीन ट्रीज ही हैं, लेकिन क्या होती है एक सीजन में अपनी लीव्स को ड्रॉप कर देती है पतझड़ के टाइम पे, ये पतझड़ हो रहा है। ठीक है, फिर उसके अलावा ये है हमारा थॉर्न फॉरेस्ट और दी स्क्रब, तो ये ऐसे फ्लैशी इनका स्टेम होता है और उसके ऊपर कम इवेपोरेशन के लिए छोटी छोटी लीव्स होती हैं, ये ऐसे होते हैं। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं, थॉर्नी फॉरेस्ट या स्क्रब्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आएगा वो है माउंटेन फॉरेस्ट है। कौन सा है, माउंटेन फॉरेस्ट है। ये कहाँ पर होता है, माउंटेनियस वाले एरियाज में होता है। एक सेकेंड, ये माउंटेनियस एरिया में आपको देखने को, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने के वजह से, यहाँ इसलिए नेचुरल वेजिटेशन चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो ट्रॉपिकल और टुंड्रा क्लाइमेट में जैसा होता है वैसा पाया जाता है। देखो, जहाँ वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है किस हाइट पर, 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर। एक सेकेंड, ठीक है, तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो आपको मिलेगा वो 1000 से 2000 मीटर्स के बीच में मिलेगा, जहाँ पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलेंगी जैसे कि ओक और चेस्टनट मिलेंगी। फिर 1500 से, एक सेकेंड, 1500 से 3000 मीटर्स के बीच में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, जिसमें आपको कैसी ट्रीज मिलेंगी, कॉनीफेरस ट्रीज मिलेंगी, मतलब कोन के आकार की, मतलब कोन के शेप की ट्रीज आपको मिलेगी, जिसको हम कॉनीफेरस ट्रीज बोलते हैं। क्लियर। कहाँ मिलेगी, 1500 से 3000 मीटर के बीच में मिलेगी। यहाँ पे कौन सी ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, पाइन, देवदार, सिल्वर फर और स्पर्स एंड द सेडार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो एरियाज होता है वो मोस्टली कहाँ पर पाया जाता है, जो सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालय, मतलब आप कश्मीर या उत्तराखंड वाली साइड जाएंगे तो आपको कोनीफेरस ट्रीज ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा और हायर एलिवेशन पे जाते हैं तो आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलते हैं, मतलब वहां पे ट्रीज ग्रो होना ही बंद हो जाती है। फिर वहां पे क्या मिलते हैं आपको, ग्रासलैंड्स, मतलब सिर्फ ग्रास की हाइट तक ही जो है वो ट्रीज आपके ग्रो कर पाते हैं। तो कितनी हाइट पर ये मिलते हैं, जहाँ पे मोर देन 3600 मीटर से ऊपर जो सी लेवल वाला एरिया होता है वहां पे आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पर। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द ग्रासलैंड्स गिव वे टू द अल्पाइन वेजिटेशन। ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे 3600 मीटर के, अगर आप और ऊपर जाएंगे तो आपको कैसा मिलेगा, सिल्वर फर, जूनिपर्स, पाइन्स, बर्चेस, ये सारे कॉमन ट्रीज मिलेंगी, वो अल्पाइन वेजिटेशन बन जाएगा। ठीक है, However, they get progressively stunted as they approach to the snow line. ये स्टंट हो जाते हैं क्योंकि ये स्नो लाइन के ऊपर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जितना आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे वहां पे आपको स्नोफॉल ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो शर्ब्स और स्क्रब्स हैं मर्ज इनटू द अल्पाइन ग्रासलैंड्स में मर्ज हो जाते हैं, और दीज आर यूज्ड, एक सेकेंड, दीज आर यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर ग्रेजिंग बाय द नोमैडिक ट्राइब। जो नोमैडिक ट्राइब इन एरियाज में रहती है ना, उनके लिए ये ग्रेजिंग के लिए काम में आती है, क्योंकि आपको पता है माउंटेन एरिया पे लाइफ जो होती है वो सिंपल नहीं होती है। इस वजह से वहां पे लोग क्या करते हैं, जो थोड़े बहुत नोमैड्स होते हैं वो इधर उधर जाते रहते हैं, वो अपने एनिमल्स को ग्रेज करा लेते हैं, जैसे कि गुज्जर्स हो गए, बकरवाल्स हो गए, ये सारी कम्युनिटी होती है वो ग्रेजिंग के लिए जाती है अल्पाइन फॉरेस्ट में। और अगर हायर एल्टीट्यूड होते हैं ना, उसमें मॉसेस और लिचन्स भी आपको मिलती है, टुंड्रा वेजिटेशन का फॉर्म पार्ट बनाती है वो। कौन सा वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन। जब आप पूरा ये पढ़ेंगे ना वेजिटेशन के टाइप्स में, वर्ल्ड में वेजिटेशन का क्या क्या टाइप है, तो आप देखेंगे ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल में, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट में, फिर ऊपर आपका जो पोलर एरिया है वहां पे किस टाइप का वेजिटेशन होता है, तो वो आपको सब दिखने में, उसमें आपको टुंड्रा क्लाइमेट, टाइगा क्लाइमेट, अल्पाइन फॉरेस्ट, ये सब आपको देखने मिलेंगे पोलर वाले रीजन में। ठीक है, कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आदि, यहाँ पे जो कॉमन एनिमल्स मिलते हैं वो मिलते हैं कश्मीर स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शीप, जैक रैबिट, टिबेटन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वेरल, शैगी हॉर्न वाइल्ड इबेक्स, बियर एंड द रेयर रेड पांडा, शीप एंड द गोट्स विद द थिक हेयर। क्योंकि ठंडी ज्यादा रहेगी तो थिक एयर जो होंगे उनकी बॉडी पे ग्रो होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पर ग्रो करेगा, कोस्टल एरियाज में ग्रो करेगा, जहाँ पे कोस्ट होंगे, जहाँ पे टाइड्स आती होंगी वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। ये मड और सिल्ट जो होती है जहाँ पे एक्यूमुलेटेड हो जाती है उस कोस्ट पे, यहाँ वहां पे ग्रो होता है। तो डेंस मैंग्रोव जो है वो कॉमन वेराइटीज है, जहाँ पे रूट्स ऑफ दी प्लांट्स जो होती है वो अंडर वाटर सबमर्ज रहती है। कैसी रहती है, अंडर वाटर में सबमर्ज रहती हैं, जैसे कि सुंदरबन हुआ। ठीक है, वहां पे ये सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे डेल्टा है, जहाँ पे फ्रेश वाटर और ओशियन वाटर के साथ मर्ज होता है ना, वहां पे ये डेल्टा बनाते हैं, और वहीं पर ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। गंगा के डेल्टा पर, महानदी के डेल्टा पर, कृष्णा गोदावरी कावेरी के डेल्टा पर आपको ये वेजिटेशन देखने को मिलेगा। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो क्या बनाता है, सुंदरबन फॉरेस्ट बनाता है।
है। सुंदरबन फॉरेस्ट में एक ट्री मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सुंदरी ट्री मिलती है, जो ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है सुंदरी ट्री? ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर प्रोवाइड करती है, जो फर्नीचर के लिए काम में आता है। ठीक है, उसके अलावा पाम के ट्रीज मिलते हैं, कोकोनट ट्रीज मिलते हैं, क्योरा, आगर, ये सारे भी डेल्टा वाले पार्ट में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। यहाँ का जो फेमस एनिमल होता है वो कौन सा होता है? रॉयल बंगाल टाइगर। कौन सा होता है? रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है वो फेमस एनिमल होता है। उसके अलावा टर्टल, क्रोकोडाइल्स, घड़ियाल्स और स्नेक्स जो होते हैं वो भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए, आप इधर देख सकते हैं, ये सारे जो है वो माउंटेन फॉरेस्ट है, ये कॉनिकल ट्रीज इनको हम बोलते हैं। ठीक है, ये कॉनिकल ट्रीज, ऐसे ट्रीज ग्रो होते हैं कि क्या होता है इसमें, स्नो, अगर आपने स्नोफॉल हो रहा है तो स्नो क्या होती है, नीचे गिर जाती है। ये वेट अ सेकेंड, है ना। और नेक्स्ट ये होता है, हमने इसके बारे में देखा, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इनकी जो रूट्स हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज रहती है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमको कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं। लेट अस डिस्कस व्हाट विल हैपन इफ द प्लांट्स एंड एनिमल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। कैन द ह्यूमन बीइंग सर्वाइव अंडर सच अ सिचुएशन? व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी नेसेसरी एंड व्हाई शुड इट बी कंजर्व्ड? समझ में आया? अगर प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज डिसअपियर हो जाएगी तो हमारी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ह्यूमन का सर्वाइवल क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म सा हो जाएगा। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को मैनेज करना बहुत ज्यादा और उसको कंजर्व करना भी जरूरी होता है। क्लियर है इतना? देखो, इंडिया में बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हर्ब्स और स्पीसीज मिलते हैं एंशिएंट टाइम से। 2000 प्लांट्स ऐसे हैं जो आयुर्वेदा ने डिस्कवर किए हैं, 500 जो है वो रेगुलरली यूज भी किए जाते हैं। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की जो रेड लिस्ट है उसमें 352 जो मेडिसिनल प्लांट को लिस्ट किया गया, 52 जिसमें से क्रिटिकली थ्रेटेंड हो गए, मतलब खत्म होने वाले हैं, और 49 जो है वो एंडेंजर्ड है। कॉमनली यूज प्लांट्स जो इंडिया में है वो है, एक तो है सर्पगंधा है, जो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। दूसरा है जामुन। जामुन का जूस जो होता है वो फ्रॉम द राइप, मतलब जो उसका जो जामुन होता है ना, वो पूरा जब राइपन हो जाता है तो उससे बनता है। इसका यूज किस में किया जाता है? विनेगर को प्रिपेयर करने में किया जाता है। ठीक है, और डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, मतलब इसका अगर हम जामुन का जूस पीते हैं तो उसमें डाइजेशन अच्छा होता है। फिर एक होता है अर्जुन, ये फ्रेश जूस होता है लीव्स का, जो ईयर एक को क्योर करने में, मतलब अगर आपके कानों में दर्द है तो उसको क्योर करने में और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में काम में आता है अर्जुन, याद रखिएगा। बबूल जो होती है, इसकी जो लीव्स होती हैं वो आई सोर्स को, मतलब आंखों में कुछ बीमारी हो जाती है उसको दूर करने के लिए काम में आती है। नीम जो होता है उसमें एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से नीम का यूज करना चाहिए। तुलसी जो होती है वो कफ और कोल्ड को क्योर करने में यूज की जाती है। फिर आता है कचनार। कचनार जो होता है वो अस्थमा को क्योर करने के लिए और अल्सर को क्योर करने के लिए यूज होता है। और इसकी जो बर्ड्स एंड रूट्स होती है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अच्छी होती है। ठीक है, तो ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स है जो आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो हमारा वाइल्ड स्पीसीज में है। ऑलरेडी हमारा ये मतलब टॉपिक काफी लंबा हो गया, 40 मिनट का लेक्चर हो गया है। तो वाइल्ड लाइफ और जो हमारी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बार मैं आपको पहले रिवाइज एक बार करा देती हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है, जिससे आपको है ना रिमेम्बर करने में इजी रहेगा। जो भी पढ़ा है वो आपका जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा है, वेजिटेशन आपको याद रखना है। पहला जो हमने पढ़ा है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन। तो ये कहाँ होगा? जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा। 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल किस एरिया में होता है? तो वेस्टर्न घाट में होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में होता है। ठीक है, तो ये वहां पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? महोगनी, इबोनी और रोजबर्ड जैसे ट्रीज पाए जाते हैं। दूसरा हमने देखा था ट्रॉपिकल डेसिडियस। इनमें क्या होता है, लीव्स को शेड कर देते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, डेसिडियस। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है। ठीक है, वेट वाला जो होता है वहां पाया जाता है जहाँ पे 200 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। और ड्राई वाला कहाँ पाया जाता है? जहाँ 100 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर का रेनफॉल देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमने देखा था ट्रॉपिकल और थॉर्नी फॉरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है या उससे कम होता है, जैसे कि राजस्थान गुजरात वाले एरिया में ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट पाया जाता है। अकाशिया ट्रीज पाए जाते हैं। एनिमल्स में कैमल्स, हॉर्सेस, स्नेक्स, ये सारी चीजें पाए जाते हैं। माउंटेन
माउंटेन फॉरेस्ट का हमने देखा था, माउंटेन वाले एरिया में ये पाया जाता है, अलग अलग हाइट पे अलग अलग तरीके का वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये कहाँ पाया जाता है, आपके कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, जहाँ पे रिवर क्या करती हैं, डेल्टा बनाती हैं। और मैंग्रोव फॉरेस्ट की जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर सबमर्ज रहती हैं, क्लियर। और यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज मिलती है, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्रा के डेल्टा में सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है, वहां पे सुंदरी ट्रीज मिलती है जो किसके लिए हेल्पफुल रहती है, टिम्बर के लिए हेल्पफुल रहती है, क्लियर। ये हमने देखा था। उसके अलावा हमने क्या देखा था, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। लैंड, सॉइल, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, ये सारे। फ्लोरा क्या होते हैं, प्लांट स्पीसीज होते हैं, और फोना क्या होते हैं, एनिमल स्पीसीज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर 5 का नेचुरल वेजिटेशन वाला पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 के लिए आप वाइल्ड लाइफ और अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप पार्ट 2 देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड हैव अ हेल्दी लाइफ।